वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2025 की तमिल लैंग्वेज की फिल्म वीराधीरा सूरन की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में एक लेडी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर रवि नाम के एक नेता के घर के अंदर रोते हुए जाती है और उनसे पूछती है कि मेरा पति कहाँ पर है। तब रवि का बेटा कनन कहता है कि देखो आज पूजा वाला दिन है, हम सभी अपने काम में बिजी हैं, तुम हमारे घर के बाहर तमाशा मत करो। पर वो लेडी कहने लगती है, क्या सिर्फ तुम ही लोग अकेले धंधा करोगे? मेरे पति से तुमने पिछली बार भी लड़ाई की थी और इस बार तो गायब भी कर दिया उसको। देखो अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे घर के एक एक सदस्य को काट दूंगी। ये सारी बातें सुनकर उस घर के लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस लेडी को मार पीट करके वहाँ से भगा देते हैं, ये कहते हुए कि जाओ यहाँ से, पूजा वाले दिन हमारा मूड खराब मत करो। तब इस बात पे रवि अपने बेटे करण से पूछता है कि बेटा क्या तुमने सच में उस औरत के आदमी को मारा है? वो कहता है कि नहीं पिताजी, अगर मैंने मारा होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, आपसे क्यों छिपाऊंगा मैं। दूसरी ओर उस लेडी की बच्ची कहती है कि माँ वहाँ पे चिकन वगैरह मिल रहे थे, मुझे चिकन खाना है। वो जिद करने लगती है तो वो लेडी अपनी बेटी को मारते हुए कहती है कि यहाँ तेरे बाप का अता पता नहीं है, तुझे चिकन खाना है। बच्ची बेचारी रोने लग जाती है, इससे फिर माँ का दिल भी पिघल जाता है और वो वापस रवि के घर आ जाती है। घर के अंदर खाने के स्टॉल लगे होते हैं जहाँ अभी भी कोई नहीं होता, इसीलिए वो लेडी फटाफट वहाँ से अपनी बेटी के लिए चिकन चुराने लग जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद शंकर नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर को खोजता है, पर फिर उसे पता चलता है कि आज आधे से ज्यादा पुलिस वाले तो गाँव में मेले में गए हुए हैं, आज जो भी बात है वो कल सुबह हो पाएगी। मगर शंकर तो डटा हुआ रहता है कि जितना भी वक्त लगेगा मैं इंस्पेक्टर के आने का इंतजार कर लूंगा। पर दोस्तों खुशनसीबी से उसी वक्त एसपी अरुण पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उनके सामने शंकर अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरी बीवी और 8 साल की बच्ची लापता है सर। दरअसल 6 महीने पहले मुझे नेताजी रवि के लोगों ने ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की थी, इसीलिए आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए गया और पूरे दिन घर नहीं आया तो मेरी वाइफ रवि साहब के घर चली गई, ये सोचकर कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा। मगर अब मैं जब वहाँ अपनी वाइफ और बच्ची के बारे में पूछने जा रहा हूँ तो वो इस बात से इनकार कर दे रहे हैं कि वो लोग यहाँ ही नहीं थे, जबकि आसपास के लोगों ने बताया कि मेरी वाइफ ने काफी देर तक उनके घर के बाहर तमाशा किया। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, उनके साथ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो एसपी अरुण कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इसके बाद दोस्तों हमको पता चलता है कि एसपी और रवि के बीच में पहले से ही दुश्मनी है और अब ये केस एसपी को किसी सुनहरे मौके से कम नहीं लगता। वो इस केस का फायदा उठाकर रवि के साथ अपनी दुश्मनी पूरी करना चाहता है, तो वो डीएसपी से स्पेशल परमिशन लेता है रवि और उसके बेटे के एनकाउंटर करने के लिए। और ये परमिशन सिर्फ आज रात के लिए वैलिड होती है, क्योंकि आज रात सभी लोग मेले में बिजी होंगे और अगली सुबह तक रवि और उसके लोग चौकन्ने हो जाएंगे, वो खुद को सरेंडर कर देंगे नहीं तो, और उसके बाद कानून का सहारा लेकर बच भी जाएंगे। तो इस पे एक पुलिस वाला एसपी से कहता है कि सर शंकर ने तो करण के नाम एफआईआर लिखवाई है, फिर हम उसके पिता रवि को कैसे मारेंगे? एसपी कहता है कि अगर शंकर की वाइफ की बॉडी मिल जाएगी तब तो हम किसी को भी मार सकते हैं ना। तो पुलिस वाला पूछता है कि अगर सर वो लेडी जिंदा हुई तो, और अगर सच में करण ने उसको नहीं मारा हो तो? एसपी कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने मारा होगा या नहीं, अगर नहीं मारा है तो तुम लोग उसको मारकर प्रूफ ऐसे सेट करो जैसे कनन और उसके पिता ने मिलकर उसे मारा है। दूसरी ओर दोस्तों कनन के कानों तक ये खबर पहुंच जाती है कि एसपी एनकाउंटर करने की फिराक में, तो कनन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे एसपी को ही मार डालने की कोशिश करता है। पर तब रवि कहता है कि नहीं, इससे हमारा पूरा परिवार खतरे में आ सकता है, बड़े बड़े लोग भी आज हमारा फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब है सभी मिले हुए हैं, बस आज की रात हमें किसी तरह खुद को बचाना है और कल होते ही हम कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, इसलिए तुम आज की रात अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर रवि जाता है एसपी ऑफिस और वहाँ एसपी से बातचीत करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो हाथ पैर जोड़कर अपने बेटे की जान की भीख भी मांगता है। वो कहता है कि देखो उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, पर हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। देखो सुबह होते ही मैं अपने बेटे को कोर्ट में सरेंडर करवा दूंगा। मगर एसपी उसका सहयोग करने से मना कर देता है और डांट कर भगा देता है उसे। दूसरी ओर पुलिस की टीम रवि के घर पहुंच जाती है। इस वक्त घर पे सिर्फ औरतें और बच्चे होते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो जो सच में हुआ था वो लोग बता देते हैं, पर अचानक वो देखते हैं कि पुलिस वाले एक लाश उनके आंगन में लाकर फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, जिससे कि घर की औरतें समझ जाती हैं कि पुलिस वाले हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आवाज भी उठाती पर कोई फायदा नहीं होता। तब घर की बेटी रवि को कॉल करके कहती है पुलिस वाले घर पे एक लाश लेकर आए थे, उन्होंने फोटोज भी क्लिक की और आपके ऊपर रेप का केस डाल रहे हैं वो, इसलिए आप घर मत आइएगा। रवि कहता है कि मैं देख लूंगा, लॉयर को कॉल करके अभी घर पे बुलाओ, और सुनो राजा को भी इन्फॉर्म कर दो, दोबारा मेरे नंबर पे फोन मत करना क्योंकि मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मामला ठंडा होते ही मैं खुद कॉल करूंगा। वहीं दूसरी ओर शंकर पुलिस वालों से कहता है कि ये लाश मेरी वाइफ की नहीं है, और असल में दोस्तों पुलिस वालों ने ना रवि और कनन को फंसाने के लिए किसी दूसरी लेडी की लाश को सफेद चादर में ओढ़कर यहाँ फोटो खींच ली, जिससे शंकर की परेशानी थोड़ी कम भी होती है, लेकिन उसकी वाइफ अभी भी नहीं मिली उसको। वो ढूंढने की कोशिश जारी रखता है
इसके बाद रवि अपने भतीजे वेंकट से कहता है हमें गाड़ी चेंज करनी होगी। तो वेंकट कहता है बस 10 मिनट में मैं कुछ अरेंज करता हूँ ताऊ जी। तभी वेंकट के फोन पे कनन फोन करता है। वो काफी गुस्से में होता है और वो किसी भी हाल में एसपी को मारना चाहता है। तो रवि उसको फिर समझाता है कि एसपी मरेगा जरूर, मगर हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सुबह से पहले मैं कुछ इंतजाम करता हूँ और फिलहाल के लिए तुम भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लो। इसके बाद रवि वेंकट से पूछता है कि काली कहाँ है। तब रवि का भाई कहता है कि भैया हमारे पास भी तो इतने सारे लोग हैं, आप इतने सालों बाद काली को इन सब में इन्वॉल्व क्यों करना चाहते हैं। तो रवि कहता है कि एसपी जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरे बेटे की गर्दन पे तलवार लटकती रहेगी और एसपी को मारने के लिए मुझे कोई भरोसे वाला इंसान चाहिए और मैं काली से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करता। अब दोस्तों हम काली को देखते हैं जो सब्जी वगैरह खरीदने के बाद अपनी वाइफ वानी के साथ मार्केट में ही थोड़ी छेड़खानी करता है। वानी कहती है कि शादी को इतने साल हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, पर तुम हो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिर वानी टेलर की दुकान पर जाती है अपने ब्लाउज का नाप देने के लिए। तभी काली टेलर के हाथ से मेजरमेंट टेप छीनकर साइड रखता है और खुद ही अपनी वाइफ की मेजरमेंट लिख देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की नाप अच्छे से पता है। इसके बाद ये एक दुकान से बिरयानी खरीदकर अपने घर जाते हैं। घर के बाहर इन्हें वेंकट मिल जाता है जिसे काली और वानी दोनों फुल इग्नोर कर देते हैं। अब घर पे हम एक छोटा सा किराने की दुकान भी देखते हैं जिसपे एक बूढ़ी औरत तेल लेने के लिए आई होती है। तो उनसे काली कहता है दुकान पे मेरी बेटी जाननी है, उसी से ले लो। पर वो बूढ़ी औरत कहती है तुम्हारी बेटी हर चीज बहुत नाप तोल कर देती है, तुम सही देते हो तो तुम ही तो मुझे। फिर क्या था, काली दुकान पे अपने ग्राहकों को सामान देने लगता है और वानी कहती है वेंकट यहाँ क्यों आया, क्या बात है। वो भी कहता है मुझे क्या पता क्यों आया है। इसलिए फिर काली घर के अंदर आ जाता है जहाँ काली की माँ अपने पोते पोतियों को खाना खिला रही होती है। जिसपे काली भी कहता है कि माँ जल्दी करो, हमें मेले भी जाना है। फिर वो वेंकट से चाय वाय के लिए पूछता है पर वेंकट यही कहता है कि ताऊ जी आए हुए हैं, वो अभी छत पे हैं। काली तुरंत छत पे जाता है जहाँ रवि काली को गले से लगा लेते हैं। फिर वो सारी प्रॉब्लम उसको बताता है। काली कहता है आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं माँ बेटी दोनों को ढूंढ कर निकालता हूँ। तब रवि उसको समझाता है कि ये मिसिंग इंसिडेंट तो सिर्फ एक बहाना है, असल में वो एसपी है ना, वो किसी भी बहाने से मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। तो इस पे काली कहता है कि मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ, पास्ट में मैंने जो पाप किए हैं उससे मैं अभी तक उभर नहीं पाया। मैं डेली भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे किए की सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को उस पाप का भागीदार मत बनाना। तभी वानी अपने बेटे को चाय कॉफी पूछने के बहाने से छत पे भेज देती है, पर वो इशारों में उससे ये भी कहती है ऊपर क्या चल रहा है मुझे खबर दो। फिर जब काली का बेटा छत पे जाता है तो रवि उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है दिलीप। तो रवि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। इसके बाद दिलीप जाकर अपनी मॉम को बताता है 1 कॉफी चाहिए और 1 चाय, और हाँ पापा उनके साथ खुसफुसा कर बात कर रहे थे इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। उधर काली रवि से कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने अपने बच्चों की स्कूल फी तक नहीं भरी है, घर का काम भी रुका हुआ है, मगर जब मैं रात में सोता हूँ तो सुकून वाली नींद आती है क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है। आप कुछ भी करने को कहिए, मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर मुझसे किसी का खून करने को मत कहिए क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जिस पे रवि भी कहता है कि तुम बस मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जगह मैं किसी और को सरेंडर करवाऊंगा, तुम्हारा नाम तक सामने नहीं आएगा। पर काली तो साफ मना कर देता है। तो रवि उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और काली के पैर पकड़कर अपने बेटे की लाइफ की भीख मांगता है। ये सारी चीजें काली से देखी नहीं जाती और वो ये काम करने के लिए फिर हो जाता है राजी। पर तभी वहाँ पर आती है वानी और कहती है कि उनकी किसी भी बात पे यकीन मत करना। काली कहता है कि चाय रखकर जाओ यहाँ से तुरंत। दोस्तों काली और रवि मिलकर अब एसपी को मारने की प्लानिंग करते हैं और उधर एसपी कनन और रवि को मारने की प्लानिंग। तभी पुलिस वालों के हाथ रवि का दामाद लग जाता है। वो उसे काफी मारते पीटते हैं और उसकी वीडियो बनाकर रवि की फैमिली को दिखाते हैं जिससे सभी की हालत खराब। और इधर रवि को जब काली आश्वासन देता है कि काम हो जाएगा तो वो निश्चिंत होकर चला जाता है वहाँ से। मगर वानी की हालत तो खराब हो जाती है। वो काली से पूछती भी है कि रवि यहाँ क्यों आया था बताओ। तो काली उसे सच्चाई नहीं बताता, वो झूठ कह देता है कि बस छोटा सा काम है एक, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। पर वानी समझ जाती है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। वो काफी गिड़गिड़ाती कि प्लीज सच बताओ ना, देखो मैं तुम्हारी धड़कनों से पहचान जाती हूँ कि तुम कब झूठ बोल रहे हो कब सच। तुम्हें पता है ना परसों जाननी ने बिस्तर गीला कर दिया था क्योंकि सपने में उसने वो इंसिडेंट देखा था। तुम्हें पता है ना जब रवि को अपना काम करवाना होता है तो वो हाथ पैर सब पकड़ लेता है और फिर हमारे साथ क्या हो ना हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता। तुम एक काम करो, हमारी बेटी जाननी के सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे बस। तो तब काली भी कहता है कि ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा, खुश। अब दूसरी ओर एसपी को खबर मिलती है कि कनन अवनीपुर राइस मिल में छिपकर बैठा हुआ है। तो एसपी गोकुल नाम के एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उस राइस मिल में अपनी एक टीम को लेकर जाओ और कनन को घेर लो और मैं जेम्स और उसकी टीम के साथ रवि को पकड़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब गोकुल अपनी टीम के साथ मिल में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे सिवाय एक आदमी के और कोई है ही नहीं। और जब वो उसे मार पीट कर पूछताछ करते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कनन था जरूर, मगर उसे 10 मिनट पहले किसी का कॉल आया तो वो चला गया। इससे गोकुल समझ जाता है कि कोई तो है हमारे
बीच में जो सारी खबर रवि और उसके लोगों तक पहुंचा रहा है। उधर दोस्तों हम कनन को रवि के साथ गाड़ी में देखते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि भला हो इंस्पेक्टर का जो उसने हमें सही टाइम पर खबर दे दी कि पुलिस एनकाउंटर करने के लिए मिल में आ रही है। इधर दोस्तों काली चोरी चुपके अपने घर से हो जाता है फरार और फिर वेंकट के साथ मिलकर एक सुनसान से रास्ते पे देसी बम का सेटअप लगाता है, क्योंकि रवि ने उसको खबर दी थी कि यहीं से एसपी की गाड़ी क्रॉस होने वाली है। पर सेटअप करते करते अचानक वेंकट को दौरा आ जाता है और वो लुढ़क कर सीधा रोड से खेत में जा गिरता है जहाँ पे ढेर सारे बॉम्ब रखे हुए थे। अब वो तो भला वो काली का जो ऐन वक्त पे उसके पैर पकड़कर उसे बॉम्ब से टच होने से बचा लेता है, पर फिर भी उसका प्लान तो फेल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर उसने सेटअप लगाया था उससे पहले एसपी अपनी गाड़ी रुकवा कर वहाँ पे एनकाउंटर की प्लानिंग करने लगता है और फिर आगे निकल जाता है आराम से, क्योंकि काली वेंकट को बचाने के चक्कर में अपना सेटअप पूरा नहीं कर पाया था। और ये सारी बात जब वो रवि को बताता है तो वो थोड़ा गुस्सा भी होता है कि अगर इस दौरान वेंकट की मौत हो रही थी तो होने देते, पर ये चांस मिस नहीं होना चाहिए था। और तब काली कहता है कि कोई नहीं, मैं एसपी के घर में घुस कर उसे मारूंगा। तभी दोस्तों रवि के हाथों से कनन फोन छीनकर काली को धमकाता भी है कि इस वक्त तुम्हारी फैमिली मेले में घूमने गई भी है ना, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया सही से तो देखना तुम्हारी फैमिली को ही खत्म कर देंगे। ये जानने के बाद तो काली सबसे पहले जाता है मेले और छिपकर अपनी फैमिली को नोटिस करता है, तो उसे सच में उनके पास रवि के लोग दोस्तों घूमते हुए दिखाई देते हैं। यानी वानी सही कहा करती थी कि रवि किसी का सगा नहीं हो सकता, बस उसको अपना मतलब निकलवाना है। अब दोस्तों काली एसपी की गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है, तो एसपी एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जाकर चेक करो उसके पास कोई हथियार तो नहीं है और वो मुझसे चाहता क्या है। यानी दोस्तों एसपी भी काली को पहले से ही पहचानता था और उसे काली से डर भी लगता है, इसीलिए वो अपने ड्राइवर से कहकर पहले उसकी चेकअप करता है। तो उसे खबर मिलती है कि उसकी एक टीम 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरा पुलिस वाला आकर बताता है कि सर काली तो खाली हाथ आया है और वो कह रहा है कि उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और इस पे एसपी भी बात करने को राजी हो जाता है। अब काली आते ही कहता है कि कनन कहाँ पर है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। दरअसल उन्होंने मुझे एक काम करने को कहा था जो कि मैंने करने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी है। तब एसपी सबसे पहले यही जानना चाहता है कि उन्होंने तुम्हें काम क्या सौंपा था, मगर ये चीज काली उसको नहीं बताता। वो सिर्फ इतना बताता है कि मेरा परिवार इस वक्त मेले में है और कनन भी मेले में छिपा हुआ बैठा है। कुछ देर पहले तक तो रवि भी उसके साथ था, पर अब वहाँ पर नहीं है। एक बार मेरी फैमिली को सेव कर लो, फिर मैं बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। जिस पे एसपी कहता है कि ठीक है, पर जब तक मुझे कनन नहीं मिल जाता तब तक तुम हवालात में रहोगे। काली कहता है कि तुम्हारे लोग ही अंदर की खबर उन तक पहुंचाते हैं, पता है। एक बार अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ तो वो चौकन्ने हो जाएंगे और फिर तुम बाप बेटे में से किसी का भी अंत नहीं कर पाओगे। फिर आखिर में वो ये भी कहता है कि मैं अपना अतीत भुला चुका हूँ सर, लेकिन अगर मेरे परिवार पे आंच भी आई तो मुझे सब याद आने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद वो फुल ऑन स्टाइल में अपना लुंगी ठीक करते हुए चला जाता है और स्टोरी 10 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। आज काली की शादी होने वाली है दोस्तों, और काली का बेस्ट फ्रेंड दिलीप बिना रुके बस काम ही किए जा रहा है। पर वेंकट कुछ काम वाम करने के बाद तैयार हो जाता है और फिर काली को देखने जाता है कि वो तैयार हुआ या नहीं, पर वो तो अपने रूम से गायब था। इसीलिए वेंकट कॉल करके दिलीप को ये बात बताता है, तो दिलीप कहता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ कहाँ है वो। पर वेंकट के चेहरे का हाव भाव देखकर काली की माँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दुल्हन वाले रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि काली कहीं नहीं मिल रहा, वो तुम्हारे साथ ही है ना। और सच में दोस्तों दोनों ने रात में साथ गुजारी थी और अभी तक काली घोड़े बेच के सो रहा होता है। इसीलिए वानी जल्दी से काली को जगाती है और खिड़की से भगा देती है। फिर काली अपने विंडो से अपने रूम में एंटर करता है, जिससे वेंकट शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि दूल्हे बाबू किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे, पर यहाँ तो दूल्हे बाबू अपने होने वाली वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे थे। खैर दोस्तों नहाने के बाद काली को अपना कुर्ता नहीं मिलता, तो वो वापस विंडो से वानी के रूम में जाता है, जहाँ वानी उसको एक नया कुर्ता गिफ्ट करती है। काली कहता है कि अच्छा तो मैं नया कपड़ा पहनूंगा और तुम ये साधारण सी साड़ी। तो इस पे वानी कहती है ये तुम्हारी पहली शादी है, मेरी थोड़ी। इस बात पे काली नाराज हो जाता है और कहता है कि चांदनी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी बेटी है। दरअसल दोस्तों वानी की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है, पर पता नहीं शायद उसके हस्बैंड की मौत हो गई होगी किसी रीजन से, जिसके बाद ये दोनों मिले और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और अभी ये शादी कर रहे हैं। और वैसे कल रात इन्होंने जो किया उसकी वजह से वानी के नेक पे एक लव बाइट का निशान भी होता है और बाहर से काली की माँ उसको आवाज लगाई जाती है, जिससे वानी काली पे गुस्सा भी करती है कि ये क्या किया तुमने देखो। तब जल्दी से काली मेकअप की मदद से वो निशान छुपा देता है और फिर सारे लोग मंदिर जाते हैं इन दोनों की शादी कराने के लिए। और इसी दौरान काली चांदनी को गोद में लिए होता है और अभी तो लगता है कि चांदनी 1 साल की भी नहीं हुई है। फिर जब शादी का मुहूर्त आता है तो काली दिलीप को ढूंढता है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं सिवाय दिलीप के। पता नहीं वो कहाँ रह गया, पर पंडित जी अब और रुकने को तैयार नहीं होते, इसलिए रवि मंगलसूत्र काली को पकड़ाने चाहता है। पर उसी वक्त एक पुलिस वाला रवि के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि टीएसपी सर आपको बुला रहे हैं। इससे दोस्तों कनन गुस्से में उस पुलिस वाले को पीट देता है
कि मेरे पिता को हाथ कैसे लगाया तुमने। तब वहाँ पर डीएसपी अरुण आकर मामले को शांत करवाता है। पर दोस्तों इन सब चीजों से वानी का मूड खराब हो जाता है और वो सबके सामने काली से कहती है कि तुम एक बार फिर सोच लो, अगर तुमने मुझसे शादी की तो ये सब गुंडाई छोड़नी होगी। तो काली की माँ कहती है कि बेटा इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, अब चलो स्माइल करो वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी। तब जाकर वानी थोड़ा स्माइल करती है और इन दोनों की शादी सफलतापूर्वक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम डीएसपी अरुण को हरी और करण से बात करते हुए देखते हैं। डीएसपी अरुण, हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अरुण तो एसपी है, लेकिन फिलहाल वो डीएसपी था। पर अभी जो कुछ होने वाला है उसी के चक्कर में उसका डिमोशन हो जाएगा और फिर वो एसपी बन जाता है। तो डीएसपी अरुण इनको बता रहा होता है कि दिलीप जो कि काली के साथ रहा करता था ना, उसकी मौत हो गई है, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है और उसके घर वाले उसकी लाश लेने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि काली से जाकर बात करो, पर मैं अगर डायरेक्ट काली से बात करूंगा तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करो। पर रवि और करण साफ साफ कह देते हैं कि फ्री में तो हम हेल्प करने वाले नहीं, इंस्पेक्टर के ससुर जी से कहकर माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाने में आप हेल्प करिए और इस काम में हम आपकी हेल्प कर देते हैं। दरअसल दोस्तों डीएसपी के कहने पर इंस्पेक्टर दिलीप से कुछ तो मारपीट करके पूछ रहा था, पर गलती से उसने दिलीप को ऐसा मारा कि वो मर गया। और उस इंस्पेक्टर के ससुर जी एक नेता है, इसीलिए अपने दामाद को इस पछतावे से निकालने के लिए माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रवि के नाम भी कर देते हैं। पर फिर रवि के मन में आ जाता है लालच, और जब शाम में डीएसपी आकर करण से कहता है कि अभी तक हमारा काम क्यों नहीं करवाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल वापस करते हुए कहता है हमें माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। और जब ये बात इंस्पेक्टर के ससुर को पता चलती है तो वो डीएसपी से कहते हैं कि पता है मेरी बेटी को नेता की बेटी कहलवाने से ज्यादा इंस्पेक्टर की वाइफ कहलवाना पसंद है। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे दामाद की नौकरी गई और मेरी बेटी उदास हुई तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। जिस पे डीएसपी कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। इसके बाद वो जाता है काली के पास जो कि इस वक्त खाने पे बैठा होता है। साथ ही वो वेंकट से कहता है कि दिलीप सुबह से एक बार भी नहीं दिखा, कहाँ है वो। तो वेंकट कहता है पता नहीं भाई, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। काली कहता है जाओ यार ढूंढो उसको, खाने पे लेकर आओ। तभी डीएसपी काली को एक रूम में लेकर आ जाता है बात करने के लिए। पर वानी भी साथ में जाती है, जहाँ डीएसपी काली को झूठी कहानी सुनाता है कि दिलीप को पूछताछ के लिए लेकर जा रहे थे, पर पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं बच पाया। लेकिन दोस्तों काली को यकीन ही नहीं होता कि दिलीप इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर के बाद वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसने मारा दिलीप को। तो वानी कहती है कि तुम ये जानकर करोगे क्या है, लड़ोगे तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। फिर डीएसपी बताता है कि इंस्पेक्टर सुधाकर के हाथों ये गलती हुई है। तो काली सुधाकर के मुंह से जानना चाहता है कि क्या सच है। वो बताता है कि हम बैडमिंटन खेलकर चाय पीने के लिए चाय की टपरी पर गए, मेरे हाथों गलती से उसके ऊपर चाय गिर गई तो उसने सबके सामने मुझे अबे बोला। तो तब डीएसपी सर ने उससे कहा कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या। और फिर वो डीएसपी सर पे भी चिल्लाने लगा। तब सर ने उसको एक झापड़ मार के पुलिस की गाड़ी में बिठाया। फिर पुलिस स्टेशन में वो वॉशरूम यूज करने गया, पर जब गया तो आया ही नहीं। और जब हम चेक करने गए तो पैर फिसलने की वजह से उसके सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बेचारा मर गया। जिस पे काली कहता है कि अगर उसने तुम्हें अबे कहा था तो तुम भी बदले में अबे कह देते, मारपीट करके पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी। चलो मैं दिलीप के घर वालों से कह देता हूँ बॉडी लेने के लिए। पर डीएसपी कहता है कि तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं होगा, तुम फोन पे ही बात कर लो। फिर रात हो जाती है और काली ऐसे ही बेसुध होकर पड़ा रहता है। उसकी माँ वानी से कहती है तुम कुछ खा लो, तुम खाओगे तो काली भी खाएगा। और फिर बार बार माँ के कहने पर वानी दरवाजा खोलकर खाना ले लेती है। पर वो जैसे दोबारा अंदर लौटती है तो बिस्तर पर से काली होता है गायब। वानी तुरंत समझ जाती है कि वो विंडो से भाग गया। और जैसे ये बात डीएसपी को कॉल पे पता चलती है तो वो टेबल पे अपना खाना छोड़कर तुरंत निकलता है और इंस्पेक्टर सुधाकर के घर जाता है। वहीं काली रवि को कॉल करता है तो रवि तो नाटक करता है कि हमें कुछ देर पहले ये सब पता चला बेटा, पुलिस ने हमें बंदी बना के रखा हुआ था, तो हम किस तरह छूटते। पर बेटा हमें दिलीप के कातिल को मारना होगा, मैं अपने कुछ आदमियों को भेजता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। पर दोस्तों उनके आदमी तो बाहर मौजूद पुलिस वालों को ही मार देते हैं जो कि सुधाकर की सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। पर जब काली आता है तो वो सुधाकर के घर पे बॉम्ब फेंककर दरवाजा उड़ा देता है और फिर बंदूक तान कर कहता है कि सरेंडर कर दो। जिससे सुधाकर तो हैरान हो जाता है कि ये मुझे जान से मारने के बजाय सरेंडर करने को क्यों कह रहा है। पर वो अपनी जान बचाने के लिए काली की बात मानकर अपना जुर्म कबूल करके खुद को अरेस्ट करवा लेता है। जैसे ही इस बात का पता नेताजी को चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहीं काली भी पुलिस स्टेशन आ जाता है, मगर सिर्फ अंडरवियर पहनकर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वानी का गिफ्ट किया हुआ कपड़ा खराब हो जाए। पर काली के साथ साथ उसके कुछ लोग भी पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं। उनमें से एक के पास एक छोटा सा थैला होता है जिसमें सभी को लग रहा था कि इसमें काली के कपड़े होंगे। अब नेताजी काली से कहता है कि अगर तुम्हें मैं मार भी दूंगा ना तो कोई चू तक नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने मेरे दामाद को हाथ भी लगाया तो मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। तभी दोस्तों उस छोटे से झोले में से काली कुछ पार्ट्स निकालता है और चंद सेकंड्स में उसे असेंबल करके देसी गन बनाकर सीधा नेताजी के सर पे गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि सुधाकर को बचाने के लिए नेताजी एडी चोटी का जोर लगाएंगे। लेकिन जब वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर उसे बचाने कौन आएगा। इसके बाद बारी थी दोस्तों डीएसपी की। पर डीएसपी अपना मुंह खोल देता है कि मैं तो चलो पर आया हूँ, मैंने जो किया सो किया अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए, मगर तुम्हारे अपने रवि और कनन ने दिलीप की मौत पे नेताजी से पहले माइनिंग की डील की थी। फिर उन्हें लगा कि ये मौका
मौका बार बार नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने वो डील को छोड़ दिया ताकि वो बदले में कुछ और बड़ा मांग सके। लेकिन जब मैंने डायरेक्टली तुमसे बात कर ली तो रवि ने तुम्हारा यूज करके नेताजी को ही मरवा दिया ताकि फ्यूचर में वो नेता बन सके। दोस्तों इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काली की टिप देने की वजह से एसपी अरुण कनन और उसके साथ मौजूद लोगों को पकड़ लेता है। तब कनन कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो ना, मुझे मारकर तुम्हारा क्या फायदा होगा। तब एसपी कहता है कि मुझे तुम्हारा बाप चाहिए, पर कनन मुंह नहीं खोलता। और तब एसपी कनन और उसके साथ मौजूद तीनों लोगों को उठाकर सुनसान इलाके में लेकर आ जाता है जहाँ पे ढेर सारे टूटे फूटे घर होते हैं। वहाँ फिर वो काली को भी लेकर आता है और कहता है कि तुम किसी तरह कनन से बात करके उसके बाप के बारे में पता लगाओ। पर काली मना करता है और तब एसपी अरुण भी काली को धमकाता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली प्यारी है ना, आधा काम तो तुमने कर ही दिया है, पूरा भी कर दो, वरना बाप बेटे में से जो भी बचेगा वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तभी काली एसपी के कहने पे रूम में जाकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे भी एसपी ने अरेस्ट कर लिया हो। इसीलिए कनन काली को खूब सुनाता है कि मैंने तो पहले ही पिताजी से कह दिया था कि तुम पे यकीन ना करे, मुझे एसपी को मारने दे, मगर उन्होंने तुम पे यकीन किया। और तब काली अपने पास से एक छोटा सा फोन निकाल कर देता है ताकि कनन किसी से हेल्प मांग सके। पर कनन अपने डैड को फोन नहीं करता क्योंकि उसे पता है पुलिस सारे फोन्स को ट्रेस कर रही होगी। इसीलिए वो अपनी माँ को फोन करता है और उसकी माँ उसे हौसला देते हुए कहती है कि हाथ पैर आंख कुछ भी गंवा देना, पर अपने बाप को किसी भी तरह बचा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। और तुम्हारी लोकेशन किसी अपने नहीं रिवील की है, होशियार रहना। थोड़ी देर में वहाँ रवि के भेजे हुए कुछ लोग आ जाते हैं जो कि एसपी को भी शूट कर देते हैं और कई सारे पुलिस वालों को मार डालते हैं। पर एसपी किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग अंदर आकर कनन और काली को आजाद करते हैं। तब कनन अपने तीनों साथियों को गोली मार देता है ये कहते हुए कि हम लोग मेले में खुफिया जगह पे छिपकर बैठे थे, ये बात एसपी को तुम में से किसी ने बताई होगी क्योंकि तुम ही तीनों मेरे साथ थे। पर कनन दोस्तों एक बार भी काली पे शक नहीं करता क्योंकि काली तो अभी भी कह रहा होता है कि आगे का तुम खुद देख लो, मुझे अब इन सब में नहीं पड़ना। और तब कनन भी एसपी वाला डायलॉग ही सुनाता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की जान प्यारी है ना, आधा काम कर दिया है तो पूरा ही कर दो। इसके बाद सभी एसपी को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उसके पेट में गोली तो लग गई थी तो वो बिना मदद के ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। काली को एसपी मिल भी जाता है तो एसपी कहता है कि अगर तुम मुझे बचाओगे तभी तुम खुद भी बच पाओगे, वरना एसपी को मारने का अंजाम क्या हो सकता है ये तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए काली एक और पुलिस वाले की मदद से एसपी को गाड़ी से भगाने का इंतजाम करता है और फिर कनन के लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश भी करता है। पर वो लोग आखिरकार एसपी की गाड़ी को ब्लास्ट करके उसे पकड़ ही लेते हैं। लेकिन वो एसपी को जान से नहीं मारते अभी क्योंकि उसे पता है आगे पुलिस की टीम आती होगी, इसीलिए एसपी को ढाल बनाकर वो यहाँ से बचने की सोचते हैं। फिर जैसे ये लोग गाड़ी से थोड़ी दूर आ जाते हैं तो कनन कॉल करके अपने पिता को बताता है कि जख्मी एसपी हमारे कब्जे में है और मैंने उन तीनों गद्दार लड़कों को मार दिया। तो रवि कनन पे गुस्सा करता है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के तुमने अपने लोगों को क्यों मारा, कोई और भी तो खबर ही हो सकता है ना। इसके बाद वो काली से कहते हैं कि तुम अब घर चले जाओ, वेंकट भी तुम्हारी फैमिली को सही सलामत घर लेकर जा चुका है। तभी कनन का दिमाग घूमता है दोस्तों और उसका शक जाता है काली पे, इसीलिए वो वहीं पे गाड़ी रुकवा कर एसपी के फोन से उसका कॉल हिस्ट्री चेक करता है और उसे दिखाई देता है कि उसकी और काली की लगातार कॉल पे बात हो रही थी। इसीलिए अब वो काली को मारने की कोशिश करता है पर काली भी शांत नहीं बैठने वाला था। वो एक ही झटके में कनन का एक हाथ काट डालता है और फिर वहां मौजूद कनन के सारे लोगों को मार डालने के बाद कनन को भी फाइनली मार डालता है। इसके बाद एसपी कहने लगता है कि तुमने मेरा आधा काम तो कर दिया, यहाँ से अब तुम जा सकते हो और रवि को मैं संभाल लूंगा। तो काली जाता है अपने घर पर, बदन में खून लगा देखकर वानी काफी डर जाती है और कहती है कि तुमने एसपी को मार डाला क्या। तो काली कहता है कि नहीं कनन को। इसके बाद तो वानी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, वो पागलों की तरह कहने लगती है अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तब काली कहता है कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम अनजान बनने का नाटक करती रहो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। उसी वक्त रवि का कॉल आता है दोस्तों और वो जानना चाहता है कि काली अभी कहाँ पर है। तो काली भी बोल देता है कि आपके कहने पे मैं तो घर चला आया। रवि कहता है ठीक है घर पे ही रहना तुम। अब दोस्तों काली वानी से कहता है कि तुम अंदर जाओ और देखो वेंकट को हम पे शक ना हो, मैं जरा वॉशरूम यूज करके आता हूँ। पर दोस्तों जैसे काली वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो उसे वो अंदर बंद मिलता है, जिससे काली और वानी समझ जाते हैं कि अंदर वेंकट है और उसने हमारी आपस की सारी बातें सुन ली है, अब तो गए हम। मगर फिर भी काली वेंकट से बिल्कुल आराम से बात करता है, उसे वॉशरूम से निकलने को कहता है तो वेंकट ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। मगर फिर वो अचानक वहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए काली उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और खेत में उसको दबोच भी लेता है। वो उसका गला दबाता है पर मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वो बस धमका कर छोड़ देता है कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। पर तभी काली नोटिस करता है कि वेंकट को फिर से दौरा पड़ने लगा है और वो पानी मांग रहा है। इसीलिए काली जल्दी से अपने घर आता है पानी लेने के लिए। पर इससे पहले कि वो खेत में वापस आता, वहाँ रवि अपने पूरे परिवार के साथ आ जाता है जो कि एक ट्रक में छिपकर शहर में घूम रहा था। अब वो सबसे पहले वेंकट के बारे में पूछता है तो काली कहता है यहीं कहीं होगा। फिर वो रवि की वाइफ से कहते हैं कि बेटे मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ निकालो, वो और उसके साथ के लोग फोन नहीं उठा रहे। फिर रवि वानी से कहता है कि मेरे परिवार को 1 घंटे के लिए अपने घर पर रखो, मैं और काली मिलकर कनन को ढूंढ लेकर आएंगे। पर घर में जब कनन की माँ वेंकट का फोन देखती है तो कहती है फोन चार्ज पे लगाकर वेंकट कहाँ चला गया। तो वानी कहती पता नहीं यहीं कहीं होगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में।
आप लोगों को कुछ दूध चाहिए क्या? तो करण की बहन सिरजा कहती है हाँ मुझे हॉर्लिक्स चाहिए। अब जैसे ही वानी उसके लिए किचन में हॉर्लिक्स लाने जाती है, वैसे ही सिरजा अपने डैड को कॉल करके कहती है फोन स्पीकर पे तो नहीं है ना? पापा मुझे लग रहा है भाई के गायब होने में काली और उसकी फैमिली का हाथ है, क्योंकि हमसे हर टाइम चिड़ी रहने वाली वानी आज हमसे बड़े प्यार से बात कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तब पहले तो रवि बड़े प्यार से काली से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है, और जब वो उसे कुछ नहीं बताता तो काली को पीटते हुए उसे उसके घर लेकर आता है, जहाँ फिर वो काली की पूरी फैमिली के साथ मारपीट करता है। तभी सिरजा नोटिस करती है कि गाड़ी के आसपास कुत्ते घूम रहे हैं, और जब रवि गाड़ी खोलता है तो अंदर उसे जख्मी एसपी मिलता है, जो कि करण के बारे में पूछने पे बताता है कि तूने मुझे मारने के लिए काली को भेजा था, पर उसने ही तेरे बेटे को मार डाला, वो भी डायरेक्ट मौत नहीं दी, पहले हाथ पैर काटा फिर उसकी जान ली। बट सुन मेरे साथ एक डील कर ले, तू काली की फैमिली के साथ चाहे जो मर्जी कर ले, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, इसके बाद ना तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा और ना तुम मुझे। लेकिन दोस्तों रवि अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद कोई डील नहीं करना चाहता था, वो वहीं पे एसपी अरुण को शूट करके परलोक से धार देता है। ये सब देखकर वानी घबरा जाती है, वो समझ चुकी थी कि अब मेरे पति और मेरे पूरे परिवार का खात्मा होने वाला है, इसीलिए वो एक दरांती उठाती है और रवि की फैमिली की एक बच्ची को गले पे दबा लेती है और कहती है कि अगर मेरे पति या मेरे परिवार को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी नातिन को जान से मार दूंगी। फिर वानी अपनी पूरी फैमिली के साथ सेफली अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा कर लेती है अंदर से बंद। तब काली उठ खड़ा होता है और रवि का गला दबोच लेता है, वो उसे जान से ही मार डालता, मगर रवि की वाइफ जो कि काली को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, वो अपने पति की जान बख्शने की भीख मांगती है। तब वो रुक जाता है, पर रवि के गुंडे नहीं रुकते दोस्तों, वो काली को मारने की कोशिश करते हैं और तब काली भी एक एक करके उन सभी को मारने लगता है, मगर अचानक सिरजा कांच की बोतल काली के पेट में घुसा देती है, जिसके बाद काली थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और सभी उसे पीट कर मारने लगते हैं। तब लास्ट में वो कहता है कि रवि अंकल मैंने आपको माफ किया, आप जा सकते हो, और तब रवि गुस्से में जान से मारने का उसे ऑर्डर देता है। कुछ देर के बाद काली कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है, मगर पहले मुझे पानी पिला दीजिए। वो पानी पीने के बहाने से चलकर रवि और उसकी वाइफ के नजदीक जाता है और फिर उन्हें एक घड़ी की ओर इशारा करता है। तो रवि और उसके गुंडे उस घड़ी में रखे बॉक्स को खोलते हैं और उसके अंदर था देसी बॉम्ब, जिसके पतली सी तार काली ने अपने पैर में फंसा के रखी हुई थी। वो तुरंत ही उसे तान देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वहां मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। आगे काली रवि की माँ से माफी मांगते हुए कहता है मुझे मेरे परिवार की रक्षा करनी थी, मैंने मौका दिया था अंकल को यहाँ से जाने का और वो नहीं माने, आप कम से कम अपनी बेटी बहू और नातिन पोते को लेकर चले जाइए। दोस्तों अब हम काली को अपने पूरे परिवार के साथ बस यहाँ से दूर जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉपेज पे जब बस रुकती है तो पता है कौन चढ़ता है? शंकर और उसकी फैमिली। अरे वही शंकर और उसकी फैमिली जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हुआ था। दरअसल जब शंकर शराब पीकर पूरा दिन घर नहीं आया था तो उसकी वाइफ अपनी बेटी को साथ में लिए रवि के घर के बाहर हंगामा करने गई थी और फिर उनके भगाने पर वो भाग भी आई थी, लेकिन फिर उसकी बेटी को चिकन खाना था तो वो चिकन चुराने गई थी और इसके बाद जब वो अपनी बेटी को लेकर जा रही थी तो अचानक टेंशन की वजह से रोड पर बेहोश हो गई और तब काली ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसकी बेटी को टॉय भी खरीद कर दिया था। यानी कि उसे स्टार्टिंग से ही शंकर की बीवी बेटी के बारे में सब पता था, पर उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दिलीप की मौत का बदला ले सके, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। काफी घुमावदार मूवी थी, आप बताइए कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।